subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the structural activity relationship of the sympathomimetic agents. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के SAR या स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री को लेकर। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते ही हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द B.Pharm fourth semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So structural activity relationship means SAR means स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे, उससे उनकी एक्टिविटी क्या चेंजेस होंगी, उनकी रिलेशन को ही पढ़ना एक तरीके से SAR है। मीन्स अगर कोई कंपाउंड्स हैं, अगर कोई पेरेंट रिंग है, उस रिंग में अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट जो हैं हम चेंज करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो उससे उनकी एक्टिविटी पे, पोटेंसी पे, उनकी एफिकेसी पे, उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे, ये सब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। उन चेंजेस को ही पढ़ना समझना एक तरीके से SAR का मेन कॉन्सेप्ट है। तो आज हम बात करेंगे SAR ऑफ द सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। मीन्स हम सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के को लेकर उसके SAR को समझेंगे कि हम उस सिम्पैथोमाइमेटिक के जो पेरेंट रिंग हैं, उस पेरेंट रिंग में क्या क्या हम चेंजेस करेंगे, तो उनकी एक्टिविटी में, उनकी सेलेक्टिविटी पे, पोटेंसी पे क्या चेंजेस होंगे, वो हम सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ड्रग के मेडिसिनल केमिस्ट्री को लेकर। तो बात करें हम लोग सिम्पैथेटिक माइमेटिक एजेंट्स की या सिम्पैथेटिक एजेंट्स की, तो उनमें जो मेन रिंग है, मेन पेरेंट रिंग है, वो होता है आपका बीटा फिनाइल इथाइलेमिन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके बीटा फिनाइल इथाइलेमिन का। ये आपका एमिनो ग्रुप है, इसलिए आपका अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बोनेटम, ये बीटा कार्बोनेटम, ये आपके फिनाइल है। तो बीटा पे फिनाइल है, इथाइल एमिन, ठीक है। तो इस रिंग को देखें तो इस रिंग में 4 आपके मेन साइट हैं, टारगेट साइट्स हैं, जहाँ पे हम अपना सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। उनमें पहला आपका एरोमेटिक रिंग। ये आपका जो एरोमेटिक रिंग है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी रिंग, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई भी एटम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड है बीटा कार्बन। ये जो बीटा कार्बन है, इसमें भी हम पॉसिबिलिटीज है कि हम कोई ग्रुप, कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप या कोई और ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है आपका, थर्ड है आपका अल्फा कार्बन। इस कार्बन पे भी हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप हो हम ऐड कर सकते हैं। फिर आपका एमिनो ग्रुप, इस एमिनो ग्रुप पे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर साइट्स हैं जहाँ पे हम इनकी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके, रिमूव करके इनकी एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, और क्या चेंजेस होंगे हम भी वो समझेंगे इस वीडियो पे। तो बात करते हैं 1 बाय 1। तो पहला ये है आपका मेन रिंग, पेरेंट रिंग, जिसमें आपके मैक्सिमम जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, आपके एसोपेनालिन, सल्ब्यूटामॉल, ये सारे के जो स्ट्रक्चर हैं वो इसी के बेस पे हैं। तो आपकी ये एरोमेटिक रिंग है, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होता है मैक्सिमम ड्रग पे, ठीक है। तो आपका इसमें CHOH होता है मैक्सिमम ड्रग पे, इसलिए CHOH रख देते हैं। जहाँ पे नहीं होगा तो क्या चेंजेस होगा हम पढ़ेंगे आगे। फिर ये CHR1, तो ये आपका R पोजीशन पे क्या हम चेंज करेंगे तो इनकी एक्टिविटी चेंज होगी, हम सीखेंगे। फिर आपका NHR, ये जो R है वो आपके अल्काइल ग्रुप हो सकता है, H भी हो सकता है, या फिर बल्कि अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये बेसिकली 4 मेन पॉइंट हैं, 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। तो पहला हम बात करते हैं एरोमेटिक रिंग पे। ये जो एरोमेटिक रिंग है, अगर इस एरोमेटिक रिंग पे मैक्सिमम ड्रग पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड रहते हैं आपके 3 पोजीशन और 4 पोजीशन पे, 3-4 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंस होते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, ये बेसिकली इनकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फा और बीटा के लिए। 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्फा 1 के लिए होती है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप बीटा के लिए होती है। दोनों होना जरूरी है ताकि अच्छे से हमको अल्फा बीटा मिल सके। नहीं भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, इनमें भी एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब सपोज कि हम इस रिंग पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको ना लगाएं, ठीक है। मीन्स पहला जो है एरोमेटिक रिंग पे अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग, अगर इस पे कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप ना हो तो क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप एक तरीके से पोलर नेचर को बढ़ाता है, पोलैरिटी को इन्हेंस करता है। तो ये नहीं होने से उन ड्रग्स की जिनमें ये हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होंगे, उनकी जो लिपिड सोलबिलिटी है वो हाई होती है। मीन्स हाई लिपिड सोलबिलिटी, अगर लिपिड सोलबिलिटी हाई है तो उनका जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉसिंग है वो भी अच्छे से होगा, वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए उनमें सीनियस एक्टिविटी भी हाई होगी। तो 2 मेन पॉइंट है इस पे, आपका
लिपिड सोलबिलिटी इन्हेंस होती है और सिनेस एक्टिविटी भी इन्हेंस होती है अगर इन हाइड्रोक्सी ग्रुप ना हो तो, दोनों पे ना हो तो, मीन्स अनसब्स्टिट्यूटेड हो तो उसके दो एग्जांपल्स हैं आपके एम्फेटामिन और एफेड्रिन। आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर को एम्फेटामिन की बात करें तो यहाँ पे बेंजीन रिंग केवल फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड नहीं हुआ है, बाकी CH2 CH3 NH2 इसी का है। फिर एफेड्रिन, इसमें भी फिनाइल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड नहीं हुआ है, तो आपका CHOH CH3 CHNH3, इसमें क्या डिफरेंस है, केवल यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CHOH है, यहाँ पे CH3 सेम होगा, यहाँ पे जो NH2 है यहाँ पे वो NHCH3 है। ठीक है, तो इनके होने से क्या डिफरेंट होंगे हम भी आगे बात करेंगे आने वाले पॉइंट्स पे। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हैं एम्फेटामिन और एफेड्रिन, जिनमें आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंस नहीं होते हैं, इसलिए इन दोनों की जो लिपिड सोलबिलिटी है अधिक होती है और सीएनएस एक्टिविटी भी अधिक होती है बाकी और ड्रग से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन, मीन्स अगर हम इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करें तो क्या होगा। तो बेसिकली ये जरूरी है 3,4 डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप जो हैं 3 पोजीशन और 4 पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो एक तरीके से मैक्सिमल या फिर ऑप्टिमल अल्फा बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों होगा तो अच्छी तरीके से अल्फा बीटा रिसेप्टर पे एक्टिविटी होगी। तो 3 पोजीशन पे अल्फा 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 4 पोजीशन पे आपके बीटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रुप को रिमूव कर दें, एक फंक्शनल ग्रुप को हटा दें, तो उनकी ओवरऑल जो पोटेंसी है एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, एनी एब्सेंट कैन डिक्रीज द ओवरऑल पोटेंसी और एक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि बात करें हम लोग एड्रेनालिन की, तो एड्रेनालिन में दोनों पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है CHOH CH2 NHCH3, ये आपके एड्रेनालिन का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। सेम आपकी होता है फिनाइल एफ्रिन का, तो फिनाइल एफ्रिन में भी सेम होते हैं, केवल इसमें जो आपके 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो नहीं होता, इस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता, बाकी चीज़ें सेम होंगी CHOH CH2 NHCH3। ठीक है, ये क्या होगा आपका 2 यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल 2 एमिनो मिथाइल इथेनॉल, यहाँ पे 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल एमिनो इथेनॉल। ठीक है, तो आप क्योंकि यहाँ पे दोनों है इसलिए अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर पे काम करता है, जबकि आपके फिनाइल एफ्रिन पे 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, 4 पे नहीं है मतलब बीटा रिसेप्टर के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी इस पर, क्योंकि ये जरूरी है ना, तो इसलिए इसमें बीटा रिसेप्टर पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। ये मेनली आपके अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करता है, अल्फा पे काम करता है, ये आपके जबकि दोनों पे काम करता है, ये अंतर हो गया। उसके अलावा इसकी जो ओवरऑल एक्टिविटी है पोटेंसी है वो हाई होती है एड्रेनालिन की एज कम्पेयर टू द फिनाइलेफ्रिन। ठीक, ये है बेसिक प्रॉपर्टीज। अब आते हैं सेकेंड, अगर हम 3,4 की जगह पे 3,5 डाईहाइड्रोक्सी लगा दें तो क्या होगा। तो 3,5 डाईहाइड्रोक्सी लगाने पर भी सेम एक्टिविटी आती है, अगर उसमें 3,5 डाईहाइड्रोक्सी के साथ में अगर हम उस N ग्रुप पे, इस N ग्रुप पे कोई बल्कि एल्काइल ग्रुप लगा दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो उससे जो ओवरऑल बीटा 2 सेलेक्टिविटी है, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं आपके एनर्जी सिस्टम में अल्फा और बीटा, अल्फा के 2 होते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा के 3 होते हैं बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। तो इसमें जो अगर 3,5 डाईहाइड्रोक्सी के साथ में N पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अगर बल्कि ग्रुप ऐड कर दें, जैसे कि बात करें हम लोग आइसोब्यूटाइल की हो, टर्सरी ब्यूटाइल की हो, ठीक है, आइसोप्रोपाइल की हो या प्रोपाइल की हो, तो वो सब ग्रुप जो हैं एक तरीके से इनकी बीटा 2 एक्टिविटी को इन्हेंस करती है। उसके अलावा अगर बल्कि ग्रुप होगा तो जो इनका मायोडिग्रेडेशन है, जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है इस पॉइंट पे वो कम से कम हो जाती है, तो उससे ओवरऑल जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम होगा तो ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो उनमें से एग्जांपल्स हैं आपके ऑर्सिपिनालिन, टर्बिटालिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हैं इस पोजीशन पे 3 और 5 पोजीशन पे आपके ये 3 है, ये 5 है, आपके हाइड्रोक्सी है, डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप है, बाकी CHOH CH2 NH। अब इस NH पे बल्कि ग्रुप ऐड हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है 1 2 3, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक तरीके से ऐड हुआ है, ठीक है, या प्रोपेंटोआइल ग्रुप ऐड हुआ है। उसके अलावा बात करें टर्बिटालिन की तो ये भी सेम है 3,5 डाईहाइड्रोक्सी, उसके अलावा आपके CHOH CH2 NH, फिर आपके टर्सरी ब्यूटाइल CH3 और C। तो इस तरीके से टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐड होने से या बल्कि ग्रुप ऐड होने से इनकी ओवरऑल बीटा 2 सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। 3,5 डाईहाइड्रोक्सी हुआ तो और बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ 4 पे बीटा पे एक्टिविटी होती है, अगर 5 कर दें तो बीटा 2 पे बढ़ जाती है उसकी एक्टिविटी। ठीक, क्लियर है, तो इस तरीके से बढ़ सकती है एक्टिविटी। उसके अलावा अगर हम इस 3,4 में जो डाईहाइड्रोक्सी है
इस पर अगर हम लोग डाल देंगे इथेनॉल ग्रुप, CH2OH ग्रुप ऐड कर देंगे, CH2OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप ऐड कर देंगे तो एक तरीके से आपके इनमें भी बल्कि सब्स्टिट्यूशन के साथ में β2 की एक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी इस तरीके से। ये आपका एग्जांपल है साल्ब्यूटामॉल का। साल्ब्यूटामॉल पे 3 पोजीशन पे CH2OH है, तो आपके हाइड्रोक्सी तो नहीं है, इसलिए अल्फा तो है ही नहीं, कम हो गया, और OH यहाँ पे है तो बीटा बढ़ गया, ऊपर से हम बल्कि ग्रुप है तो बीटा और बढ़ गया। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है लगभग सब कुछ चीज़, केवल यहाँ पे जो है 3,5 हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे 4 पे हाइड्रोक्सी और 3 पे CH2OH ग्रुप ऐड हुआ है, तो उससे जो β2 एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड बीटा कार्बन एटम पे। इस पे मैक्सिमम जो है हम ड्रग पे OH ग्रुप ऐड होता है, तो OH ग्रुप ना होने से या होने से क्या फ़र्क पड़ेगा हम समझते हैं। तो ओवरऑल बात करें, अगर OH ग्रुप इसमें लगा देंगे, ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल जो उसकी लिपिड सोलबिलिटी है कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप पोलर नेचर का होता है, पोलैरिटी को एनहेंस करता है। तो अगर हम उसको नहीं लगाएंगे तो ओवरऑल जो उनकी पोलैरिटी है कम हो जाएगी, लिपिड सोलबिलिटी बढ़ जाएगी। लिपिड सोलबिलिटी बढ़ते ही उनकी जो CNS एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ईजिली वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। बात करें फॉर एग्जाम्पल की, वो है आपके इफेड्रिन एम्फेटामिन। इफेड्रिन एम्फेटामिन की कंपेयर करेंगे तो इफेड्रिन और एम्फेटामिन लगभग सेम होते हैं। इफेड्रिन में OH ग्रुप ऐड हुआ है, इस पर नहीं है, इसलिए इफेड्रिन की सीनेस एक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द एम्फेटामिन। दोनों ही सीनेस में काम करते हैं, लेकिन एम्फेटामिन की हाई होती है, इफेड्रिन की कम होती है, क्योंकि उस पर इस बीटा कार्बन पे OH ग्रुप ऐड हुआ है, पोलर ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे हम लोग मिथाइल या एल्काइल या फिर इथाइल ग्रुप ऐड करते हैं। तो मिथाइल या इथाइल ग्रुप ऐड करने से क्या होता है, इनमें जो माओ की एक्टिविटी है, माओ डिग्रेडेशन होता है, माओ मतलब जो है डीएमिनेशन करता है, इसको ब्रेक डाउन करेगा और इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप ऐड हुआ है, तो अल्टीमेटली उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है आपके माओ की, तो उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो मिथाइल इथाइल ग्रुप डिक्रीज द डीएमिनेशन बाय द माओ एंड इथाइल ग्रुप में इनहेंस द बीटा एक्टिविटी, डिक्रीज द अल्फा एक्टिविटी एंड ओवरऑल इंक्रीज द सीनेस एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करें एम्फेटामिन। एम्फेटामिन रेजिस्ट डिग्रेडेशन बाय द माओ। तो एम्फेटामिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो माओ से नहीं होता है, क्योंकि उनमें CH3 ग्रुप, इफेड्रिन की बात करें दोनों में CH3 ग्रुप ऐड हुआ है, इसलिए इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके माओ से बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट है एमिनो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप में हम बेसिकली एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं। इस आपके जो NH ग्रुप है, इस पर जो R में हम बल्कि ग्रुप एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो ओवरऑल उनकी जो बीटा एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, अल्फा एक्टिविटी कम होती है। अगर उसमें हम लोग एल्काइल ग्रुप नहीं रखते हैं, केवल हम रखते हैं NH2, केवल NH2 रखते हैं, जैसे कि आपके नॉर एडेनिन की बात करें तो नॉर एडेनिन में कैटेकोल रिंग है, डाईहाइड्रोक्सी है, फिर CHOH, CH2, NH2, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो एल्काइल ग्रुप नहीं होने की वजह से इनमें बीटा एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, उनकी जो सेलेक्टिविटी है वो अल्फा पे हाई होती है। इसलिए नॉर एडेनिन की बात करें तो अल्फा पे काम करता है, बीटा पे बहुत कम काम करता है। सिमिलरली बात करें एडेनिन की, तो एडेनिन पे हमने केवल सब कुछ सेम है, केवल इस पे जो है CH3 ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हमने ऐड कर दिया। उस मिथाइल ग्रुप को ऐड करते ही इसकी जो बीटा सेलेक्टिविटी है, बीटा एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो आपके एडेनिन है वो अल्फा और बीटा दोनों पे काम करता है। फिर नेक्स्ट है आपका आइसोप्रेनालिन। बाकी सब कुछ सेम है, हम इस आइसोप्रेनालिन पे मिथाइल इथाइल ग्रुप मतलब डाई मिथाइल आपके 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, CH3 CH CH3 ऐड करेंगे इस एमिनो ग्रुप पे, तो क्या होगा, या आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि इसमें जो बल्कि ग्रुप ऐड करने से इनकी अल्फा एक्टिविटी कम हो जाती है और बीटा बढ़ जाती है, इसलिए ये आपके β1 और β2 दोनों पे काम करता है। फिर नेक्स्ट है आपका साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल की एक बात करें तो इसमें 3 पे हाइड्रोक्सी की जगह पे C2OH है, प्लस इसमें जो NH पे जो क्या है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इस पर क्या है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप मीन्स 1,1 डाईमिथाइल इथाइल की बात कर सकते हैं। तो इसके बढ़ने से इनकी जो β1 भी कम हो जाती है और β2 और इनहेंस हो जाती है। सिमिलरली बात करें टर्बिटालिन की तो सेम स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता है आपका 3,5 डाईहाइड्रोक्सी, तो बाकी ये भी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये ऐड करते ही इनमें जो है β2 की एक्टिविटी सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। सो
These are the basics about the SAR or structural activity relationship of the sympathomimetic agents, and this is the most important questions for the short type answer question. And if you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates you for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.